हेलो एवरीवन, मैं शिवांग आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोडर्स की तरफ से। ये हम लोग ने एक क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया है जिसमें आपको जावा ओएस और डीबीएमएस के 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ प्रोवाइड करे जाएंगे, यानी कि आंसर्स के साथ आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के 90% चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जावा हमारी एक तरीके की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, पहले हम उसको समझते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारे दो वर्ड्स अलग अलग हैं, तो पहले हम ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली मीन्स जो कि वो सारी चीज़ें जो कि हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे कि पेंसिल, एप्पल, बुक, बैग, बोर्ड एटसेट्रा, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जिसको हम फिजिकली यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमारी ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। ओरिएंटेड ओरिएंटेड का बेसिकली मतलब होता है इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग और एंटिटी। यानी अगर हम किसी चीज के प्रति इंटरेस्टेड हैं, किसी चीज के लिए जो कि थिंग कहलाता है या पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो हम उसको ओरिएंटेड कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तीन वर्ड्स जो हमारे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ इसका ये मतलब होता है कि हम बेसिकली ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके ऊपर हम काम करने को इंटरेस्टेड हैं, यानी कि और आखिरी हमारा वर्ड जो है वो प्रोग्रामिंग है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करने के लिए इच्छुक हैं, हम काम करना चाहते हैं, हम ऐसी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं जो कि पर्टिकुलरली किसी न किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड हो, तो हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। In layman terms, it is programming pattern that rounds around an object or entity are called object-oriented programming। यानी कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो किसी न किसी ऑब्जेक्ट को सराउंड करती है, उसी के ऊपर आधारित हो, उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। The object-oriented programming is basically a computer programming design philosophy or methodology that organizes model software design around data और ऑब्जेक्ट rather than functions and logic। अगर हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी बात करें, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो हमारा होता था, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती थी, ये ज़्यादातर फंक्शन ओरिएंटेड होती थी। ये फंक्शंस पे ज़्यादा फोकस करती थी, डेटा पे भी फोकस करती थी, लेकिन डेटा यहाँ पे सेकेंडरी हुआ करता था और यहाँ पे फंक्शन हमारा मेन जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का था कि आपको काम कैसे करना है, ये उस पर ज़्यादा फोकस्ड होती थी। लेकिन जब हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई, तो हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये हमारी डेटा पे ज़्यादा फोकस करेगी रैदर देन हमको काम कैसे करना है उस पर। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये हमारी डेटा पे ज़्यादा फोकस करने लगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डेटा आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सिक्योर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कारण से हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो थी वो डेटा पे ज़्यादा फोकस करती थी, इंस्टेड ऑफ कि हमको उस डेटा को यूज़ कैसे करना है, काम कैसे करना है। तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेनिफिट थे। An object is referred to as data field that has unique attributes and behavior। ऑब्जेक्ट हमारा बेसिकली एक तरीके का ब्लॉक होता है, या हम कह सकते हैं कि रियल लाइफ में तो वो एक फिजिकल एंटिटी होता है जिसके कुछ ना कुछ यूनिक एट्रीब्यूट्स होते हैं और यूनिक बिहेवियर होता है। जैसे कि हर पर्सन यहाँ पे दुनिया में अगर आप देखें तो वो एक यूनिक पर्सन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करना चाहें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का, जिसका नाम अमन है। तो अब ये जो स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट का नाम अमन है, इसकी एज कुछ अलग होगी, इसका एनरोलमेंट नंबर होगा कोई ना कोई जो कि पर्टिकुलरली डिफरेंट होगा, इसका कोई ना कोई रोल नंबर होगा जो कि पर्टिकुलरली डिफरेंट होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को बाकी सारे स्टूडेंट से डिफर करती हैं, यूनिक बनाती हैं। अच्छा एक चीज और, इनके पास ये तो प्रॉपर्टीज हो गई जो कि प्रॉपर्टीज हैं जो कि पर्टिकुलरली किसी ऑब्जेक्ट को यूनिक बना रही हैं। इसके अलावा क्योंकि ये स्टूडेंट है तो ये कोई ना कोई काम भी तो करेगा। स्टूडेंट है तो बेसिकली वो पढ़ाई करेगा, वो स्टडी करेगा। तो इसके साथ एक बिहेवियर यानी कि एक मेथड भी जुड़ा हुआ है कि ये करता क्या है, ये ऑब्जेक्ट बेसिकली रियल लाइफ में करता क्या है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्योंकि एक स्टूडेंट है तो ये पढ़ाई करता है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं।
तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन था। चलिए इसी के नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर भी अब हम लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जानना चाहें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 6 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, 6 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। पहला कॉन्सेप्ट जिसमें से है क्लास के बारे में। तो क्लास यहाँ पे हमारा एक तरीके का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप हमारे बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। पहला हमारा प्रिमिटिव होता है जिसको हम फंडामेंटल भी कह सकते हैं, दूसरा हमारा डिराइव्ड होता है और तीसरा हमारा यूजर डिफाइंड होता है, यानी कि जो कि यूजर द्वारा बनाया जाता है। वैसे ही अगर हम क्लास को समझें तो क्लास हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और ये हमारा एक तरीके का ब्लूप्रिंट है या प्रोटोटाइप है जिसकी मदद से या जिसके ऊपर हमारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, दे हैव सेम प्रॉपर्टीज लाइक नेम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर एंड दे ऑल कम टू कॉलेज एंड स्टडी। क्लास बेसिकली अगर आप लोग अपनी क्लास ही देखें तो आप बीएससी थर्ड ईयर में हो, आप सभी लोग की ये बेसिक सिमिलर प्रॉपर्टी है कि आप सभी लोग बीएससी थर्ड ईयर के हो। ये सिमिलर प्रॉपर्टी आपको एक क्लास में बैठने के लिए मजबूर करती है। आप सेकेंड ईयर की क्लास में जाके नहीं बैठोगे, ये बीएससी थर्ड ईयर की क्लास है। ये आपकी सिमिलैरिटी है कि आप सभी लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो, तभी आप ये कोर्स देख रहे हो, आप सभी के एग्जाम पास आ रहे हैं, ये आपकी सिमिलैरिटी है। तो क्योंकि ये आप सभी लोग जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट हैं और ये सभी ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी है, जैसे कि इन सभी के एग्जाम पास आ रहे हैं और या हम कह सकते हैं ये सभी बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो ये एक क्लास बनाती है या एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं जिसके पास सिमिलर काइंड की प्रॉपर्टीज हो या बिहेवियर, सिमिलर काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स हो, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो, वो सब हमारे एक सिमिलर टाइप ऑफ क्लास के अंदर यानी एक क्लास के अंदर ग्रुप कर दिए जाते हैं। जैसे कि आप सभी लोग एक क्लास के अंदर इसीलिए बैठते हो क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। यहाँ पे पर्टिकुलर स्टूडेंट अगर हम क्लास की बात करें तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो होता है हमारा वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन यही अगर हम सभी स्टूडेंट्स को कंसिडर करें, क्योंकि हमारी क्लास में कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो सभी ऑब्जेक्ट्स जो कि सिमिलर काइंड के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज को दिखाएं, वो सब एक क्लास के अंदर बैठते हैं, तो वो हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाता है जो कि सिमिलर टाइप्स के होते हैं, उनको हम क्लास कहते हैं। क्लास बेसिकली एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है, जैसे कि हर क्लास के अंदर बैठा हर शख्स का कुछ ना कुछ नाम होगा, कुछ ना कुछ एनरोलमेंट नंबर होगा, कुछ रोल नंबर होगा, कुछ ना कुछ नाम होगा, ये सभी के पास है, ये सभी का ब्लूप्रिंट है। ऐसा कोई शख्स जिसका एनरोलमेंट नंबर नहीं है वो उस क्लास के अंदर नहीं बैठ सकता क्योंकि वो उस कॉलेज का छात्र नहीं है। तो ये हमारा बेसिकली क्लास की एक डेफिनेशन होती है कि एक क्लास के अंदर हमारा एक स्टूडेंट जो होगा उसके पास उसका कोई ना कोई एज होगा, उसका कोई ना कोई नेम होगा और उसका कोई ना कोई एनरोलमेंट नंबर होगा। अगर उसके पास ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्लास में बैठा हुआ एक स्टूडेंट है, यानी कि इसके जो ऑब्जेक्ट बनता है वो पर्टिकुलरली हमारा एक स्टूडेंट होगा। ठीक, तो ये हमारी क्लास होती है, ये हमारा एक ब्लूप्रिंट है जो भी इन सब चीज़ों को फॉलो करेगा, यानी कि उसका कुछ ना कुछ नेम होगा, कुछ एज होगा, कुछ एनरोलमेंट नंबर होगा, तो वो बेसिकली एक क्लास का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सेकेंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो कि एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट हमारा एक यूनिक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ठीक, जैसे कि अभी हम लोग ने एक एग्जांपल लिया था क्लास का, तो उस क्लास में बैठा हुआ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो यूनिक है। यूनिक इन द सेंस उसका कुछ ना कुछ नाम डिफरेंट होगा, एज डिफरेंट होगा, नाम डिफरेंट हो सकता है, एनरोलमेंट नंबर डिफरेंस हो सकता है, या इन चारों पांचों प्रॉपर्टीज में उसके पास कुछ ना कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कि डिफरेंट होगी, जो कि बाकियों से उसको यूनिक बना रही। तो वो एक अकेला जो स्टूडेंट है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हमारी क्लास में बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स में से जो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, जो कि एक स्मॉलेस्ट एंटिटी जिसको हम कहते हैं कि क्लास में बैठा हुआ सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी हमारी एक स्टूडेंट है। ठीक, एक स्टूडेंट जिसका नाम कुछ पर्टिकुलरली XYZ है। ठीक, तो वो हमारा एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं,
इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स में से कोई एक स्टूडेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यानी हम इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट इज अ यूनिक रियल वर्ल्ड एंटिटी, जैसा कि मैंने बता ही दिया कि ये यूनिक रियल वर्ल्ड एंटिटी है विच हैव इट्स ओन एट्रीब्यूट्स, जिसकी अपने खुद की ओन एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं यानी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उसके खुद के कुछ बिहेवियर्स हो सकते हैं। ठीक, यानी कि वो काम काम क्या क्या करता है। इट इज सेट टू बी द बेसिक यूनिट, ऑब्जेक्ट हमारा बेसिक यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें तो ये एक स्टूडेंट है, इसके अंदर कुछ ना कुछ पर्टिकुलरली ऐसी क्वालिटीज पाई गई होंगी जिसके कारण से हम इसको स्टूडेंट कहना चालू किए। जैसे कि ये पढ़ाई करता है, ये पढ़ाई करता है, तो हमने कहा कि अगर कोई इंसान पढ़ाई करता है तो वो एक स्टूडेंट कहलाएगा। ठीक, तो क्योंकि ये पढ़ाई कर रहा है तो इसने एक क्लास को बनाने के लिए मजबूर किया जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट। ठीक, तभी एक स्टूडेंट क्लास बनी, अगर कोई पढ़ने वाला होता ही नहीं तो स्टूडेंट क्लास बनती क्यों। इसी कारण से हम ये कहते हैं कि हमारा बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस ऑफ अ क्लास भी कहते हैं। पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट, यानी अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो क्लास का एक पर्टिकुलर स्टूडेंट हमारा जिसका नाम XYZ है, जिसका कुछ ना कुछ एज है, जिसका एनरोलमेंट नंबर है, वो पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। चलिए अब हम लोग थर्ड फंडामेंटल पे चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, जिसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का यहाँ पे मतलब होता है वन नेम मल्टीपल फॉर्म, यानी कि एक नाम और उसके कई कई वर्जन, यानी कि कई कई तरीके या कई काम करने के लिए अगर वो सुटेबल हो तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डिफर बिटवीन द सेम नेम। जावा डू दिस विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन। चलिए इसको पहले हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे एक टीचर हैं जो कि इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब इनका नाम है XYZ, अगर हम मान ले तो इनका नाम XYZ। ठीक, अब जब ये स्कूल में है तब तक के लिए तो ये टीचर है, लेकिन जैसे ही ये घर पहुंचते हैं, जैसे ही ये अपने घर पहुंचते हैं, ये देखिए वैसे ही ये क्या हो जाते हैं, ये इनके लिए इनके हस्बैंड हो जाएंगे, इनके लिए इनके फादर हो जाएंगे। ठीक, अब पर्सन तो वो एक ही है, लेकिन जहां उनकी जैसी जरूरत है वो उनको वैसे वहां पे यूज किया जाए। यही सेम XYZ नाम के पर्सन जब ये कॉलेज में होते हैं तो ये एक टीचर होते हैं, जब ये घर पहुंच जाते हैं तो ये एक फादर हो जाते हैं, एक हस्बैंड हो जाते हैं। इसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट हमारा पॉलीमॉर्फिज्म भी कहता है कि हमारे नाम एक ही होगा हमारी चीजों का, लेकिन हम उसको यूज अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जावा में पॉलीमॉर्फिज्म हमारे फंक्शन के या मेथड के पैरामीटर्स और उनके रिटर्न टाइप्स के ऊपर काम करके हमको पता चलता है कि हम कैसे मतलब कि अलग अलग सेम नाम के फंक्शन अलग अलग तरीके से कैसे उनको यूज कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, that is compile time polymorphism implemented through method overloading, and runtime polymorphism that is implemented through method overwriting। ये हमारी पॉलीमॉर्फिज्म होती है। चलिए अगला फंडामेंटल जो हमारा है वो है हमारा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इज रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेथड टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट, यानी कि हमारा जो हम जब हम क्लास बनाते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ समझना चाहें तो जब भी हमने एक क्लास स्टूडेंट बनाई तो हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टीज दी कि इसका कुछ ना कुछ एज होगा, इनका कुछ ना कुछ नाम होगा, इनका कुछ ना कुछ एनरोलमेंट नंबर होगा, और ये कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे जिसका नाम है स्टडी। अब ये जो सारी चीजें हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे डेटा मेंबर्स हैं,
क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट की, और ये हमारा एक मेंबर फंक्शन है। या इसको हम बिहेवियर भी कह सकते हैं, यानी कि ये जो हमारा इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट बनेंगे वो क्या काम करेंगे हमको बिहेवियर बताता है। डेटा मेंबर्स उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। ये बेसिकली हमारी एक पूरी क्लास होती है। ठीक, ये जो क्लास है डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, ये एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज्ड है, यानी कि ये पूरा एक ब्लॉक के अंदर बाइंड कर दी गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है, ये पूरी चीज इस ब्लॉक के अंदर बाइंड कर दी गई है और बाहरी लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक, तो ये बेसिकली जो है हमारा इनकैप्सुलेशन का एक फंडा होता है, जिसमें कि कहा जाता है कि आप डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को यानी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को आप एक कैप्सूल के अंदर बाइंड कर दो, यानी एक ब्लॉक के अंदर बाइंड कर दो, सो दैट बाहर के लोग उसको उस तक ना पहुंच पाए और हमारा डेटा सिक्योर्ड रहे। तो ये हमारा बेसिकली एक इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है। Encapsulation is wrapping up of data and function together in a single unit. By doing this, class variable cannot be accessed from outside the class. यानी कि इसकी हेल्प से हम क्लास के अंदर जाके मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम समझना चाहें तो हमारा इनकैप्सुलेशन में एक वर्ड आता है कैप्सूल। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक कैप्सूल है। ठीक, कैप्सूल के अंदर मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसको अगर हम तोड़ दें तो हम पर्टिकुलरली नहीं समझ सकते कि वो क्या क्या चीजें उसके अंदर है। तो वैसे ही हम कोशिश करते हैं कि अपनी जो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं यानी क्लास के अंदर जो भी चीजें हैं उनको हम एक ब्लॉक के अंदर बाइंड कर दें सो दैट बाहर के लोग उसको देख ना पाए और हमको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले। ठीक, सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीजें हमने करी हैं। Encapsulation is achieved by declaring all the data members of the class private. इनकैप्सुलेशन को हम इस तरीके से अचीव कर सकते हैं कि हम सारे डेटा मेंबर्स को प्राइवेट कर दें और सारे मेथड को पब्लिक कर दें। इट प्रोवाइड्स द रीयूजेबिलिटी, रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सटेंडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट्स। इनकैप्सुलेशन का यूज करके हम चीजों की रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं, यानी एक ही चीज को बार बार यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, यानी कि कठिनाइयां कम हो जाती हैं काम को करने में। आसानी से एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी हम उसको अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं आसानी से। मेंटेनेबिलिटी अच्छी हो जाती है, यानी हम उसको मेंटेन अच्छे से कर पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम आसानी से उसको सही कर सकते हैं। और हमको प्लस डेटा हाइडिंग तो मिल ही रही है जिसकी हेल्प से हमको सिक्योरिटी मिल रही है। अब आते हैं हम अपने पांचवें कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारा इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल तो आप लोग ने सबने देखा ही हुआ है कि आपके रियल लाइफ आपके घर में भी इसका एग्जाम्पल है कि आपके अंदर आपके मदर फादर की प्रॉपर्टीज हैं। कोई अपने मम्मी की तरह ज्यादा दिखता है, कोई अपने फादर की तरह ज्यादा दिखता है, कोई एक्ट अपने फादर की तरह करता है। उन सब से मतलब कि उनके जो डीएनए है, उनके जो जीन्स हैं वो आपके अंदर हैं। इस कारण से आप इनहेरिटेड हो अपने मम्मी पापा से, आप उनकी प्रॉपर्टीज को अपने अंदर इनहेरिट कर रहे हो। तो जब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं यानी हम डेटा मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो वो भी चीज आपके अंदर इनहेरिट हो रही है। तो प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स जो आपके अंदर इनहेरिट हो अपने मदर फादर से, यानी कि अपने मम्मी पापा से जो भी चीजें आपको मिल रही हैं, आप सिमिलैरिटी आपके मम्मी की तरह दिख रहे हो, आप अपने पापा की तरह दिख रहे हो, आप कैसी चीजों को मैनेज कर रहे हो, आपके बिहेवियर्स क्या हैं, वो सब आपकी चीजें जो भी अपने मम्मी पापा से मिल रही हैं वो आपके अंदर इनहेरिट हो रही है, हम उसको ऐसा कहते हैं। वही चीज हम कोशिश करते हैं कि अपनी प्रोग्रामिंग में भी हम उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इट इज एन एसेंशियल पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट अलाउज अ क्लास टू इनहेरिट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास, यानी कि इनहेरिटेंस के थ्रू हम किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं दूसरी क्लास के अंदर, जिससे कि हमको फायदा क्या होगा कि हमको जो एक क्लास हमने ऊपर बनाई थी वो क्लास हमारी उसको एक दूसरी क्लास ने इनहेरिट कर दिया, तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स हैं हमें उसको बार बार नहीं लिखना पड़ा। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने एक क्लास
पर्सन बनाया, पर्सन अगर कोई है रियल लाइफ में तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, उसका कुछ ना कुछ एज होगा, और वो कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन ऐसे ही नॉर्मली बना दे, void set name एंड void set age, ये दो फंक्शंस हमारे हो गए। अब ये एक पर्सन है। इस रियल लाइफ की दुनिया में अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हर इंसान एक पर्सन की क्लास में बिलोंग करेगा ही करेगा, बिकॉज उसका कुछ ना कुछ नाम और उसका कुछ ना कुछ एज होगा ही। ठीक। अब अगर हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम क्लास स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो उसकी भी तो नाम और एज होंगे। तो अगर हम स्टूडेंट में भी नेम और एज ऐड कर रहे हैं और पर्सन में भी कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहाँ पे हमारे बहुत सारी कॉपिंग हो जाएंगी डेटा की। इस कारण से हम इसको अवॉइड करके हम कोशिश ये करेंगे कि इस पर्सन क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर लिया जाए। अगर हम यहाँ पे इनहेरिट कर ले रहे हैं तो हमारे जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल नेम एज, वो बाय डिफॉल्ट हमारे स्टूडेंट के अंदर इनहेरिट होके आ जाएंगे। और उसके अलावा हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी केवल ऐड कर लेंगे जो कि एनरोलमेंट नंबर की है। ठीक। अब पर्सन है तो वो जरूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट ही हो, वो एक एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो इस क्लास को हम एक और बार इनहेरिट करके एक एम्प्लॉय भी बना सकते हैं। अब आप ये देख लो कि यहाँ पे नेम एज स्टूडेंट क्लास के अंदर भी हमको लिखना पड़ता है, नेम एज हमको एम्प्लॉय क्लास के अंदर भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी हो सकती थी। तो यहाँ पे हमने कोशिश क्या करी कि हमने नेम और एज को एक पर्सन क्लास के अंदर लिख दिया और इसी क्लास को इनहेरिट कर लिया स्टूडेंट में भी, और इसी को हमने इनहेरिट कर लिया एम्प्लॉय के अंदर भी। तो इससे हुआ क्या कि नेम एज जो हमको बार बार लिखने की जरूरत पड़ रही थी, अब हमको उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। हमको एक ही बार हमने लिखा और उसको हम दो जगह यूज कर पाए। तो ये हमारा बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, जिसकी हेल्प से हम प्रॉपर्टीज को, जैसे कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज हैं, ये हमारे मेथड्स हैं यानी बिहेवियर्स हैं, इनको हम इनहेरिट कर ले रहे हैं स्टूडेंट और एम्प्लॉय के अंदर। ठीक। जैसे कि हमारे मम्मी पापा के अंदर से हम लोग के अंदर प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स इनहेरिट होते हैं, वैसे ही हमारे प्रोग्राम्स में भी हम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स को इनहेरिट कर रहे हैं। इट इज अचीव विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। एक्सटेंड्स कीवर्ड का हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए। जावा के पास बेसिकली चार तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसको जावा सपोर्ट करता है। एक ऐसा इनहेरिटेंस है जिसको जावा सपोर्ट नहीं करता, वो हमारा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। और मैं अगर करेक्ट करना चाहूँ अपने आप को तो इन मल्टीपल इनहेरिटेंस एक ऐसा इनहेरिटेंस है जिसको जावा डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। डायरेक्टली डजंट सपोर्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो हमारी है होती है डेटा एब्स्ट्रैक्शन की। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि हमारा जावा जो है वो डेटा पे ज़्यादा फोकस करता है ज़्यादा देन फंक्शंस। फंक्शंस पे भी करता है लेकिन ज़्यादा डेटा पे करता है। तो यहाँ पे हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का ये मतलब है कि इट एम्फेसिस ऑन एसेंशियल डिटेल्स एंड हाइड्स द बैकग्राउंड डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। कि अगर हम बेसिकली यहाँ पे समझना चाहें कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करते हैं तो हम एटीएम्स में जाते हैं। अब एटीएम्स पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हम अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं। कार्ड इंसर्ट करने के बाद हमको पिन डालना होता है और हमारे कैश विड्रॉल के ऑप्शन पर जाके हम अमाउंट सेलेक्ट करके अपना अमाउंट निकाल लेते हैं। क्या वहाँ पे हमको ये दिखता है कि हमारा जो वर्किंग है इंटरनली एटीएम की कैसे हो रही है? ये हमको नहीं दिखता। वहाँ पे हमको क्या ये दिखता है कि हमने जो डेटा
डाला है, या कार्ड जब हमने लगाया तो उसने कैसे डेटा फेच किया, कौन सा डेटा, क्या डेटा, अकाउंट नंबर क्या है, कुछ नहीं दिखता। केवल वहाँ पे हम कार्ड इंसर्ट करते हैं, वहाँ पे हमसे कहा जाता है आप अपना पिन डालिए, हम पिन इंसर्ट करते हैं, पिन डालने के बाद हमसे अमाउंट सिलेक्ट करने को कहा जाता है और हमारा पैसा आ जाता है। वहाँ पे हमको किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं जाती और वो काम कैसे कर रहा है वो भी नहीं दिखाया जाता। तो एब्स्ट्रैक्शन का बेसिकली मतलब ही यही है कि आप कॉम्प्लेक्सिटीज को हाइड कर दो, यानी जो कठिनाइयां हैं, जो चीज़ों की होने की जो पीछे के प्रोसेसेस हैं, उनको आप हाइड कर दो। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में आप बेसिकली डेटा हाइड करने की कोशिश करते हो जो कि अननेसेसरी है, जो कि आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, वो हम आपको नहीं दिखाते। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम आपको सारी चीज़ें दिखा देंगे तो बहुत सारे हैकर्स होते हैं जो कि उन डेटा का यूज़ कर सकते हैं। आप जानते ही हैं डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें उसको सिक्योर रखना बहुत नेसेसरी है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जिसकी हेल्प से हम डेटा को प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि वो हमारे डेटा लीक ना हो, चीज़ें हमारी हिडन रहे। तो ये हमारा बेसिकली डेटा एब्स्ट्रैक्शन बताता है। ओनली एसेंशियल डिटेल्स इन एटीएम इज शोन एंड अननेसेसरी details which are not required by the particular person is not shown because it might not be particularly important for that person, but some of the hackers or crackers may use that particular details for the malicious work. So ये हमारे 6 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स थे। चलिए तो आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो डे 2 की वीडियो आएगी, जिसको देख के आप अपना मतलब कि ये आप ये मान के चलिए कि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंफर्म है कि आपसे पूछा ही जाएगा। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया इतना आपको लिखना होगा, एग्जाम्पल भी ऐसे ही लिखने होंगे और आपको फुल मार्क्स की गारंटीड मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, थैंक